मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके बिना हमारी बॉडी जो है वो किसी भी फंक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो इसका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य इसी का है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल और रेगुलेशन इसी के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो हमारी बॉडी के पार्ट सम्मिलित हैं वो है एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारी बॉडी का मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित है। दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं सम्मिलित हैं, जिसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। एक तो कपाल तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं, और दूसरी मेरु तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं और ये शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर उन्हें कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या है वो है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं मानव के शरीर के अंदर। और मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या है परिधीय तंत्रिका तंत्र में वो है 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी है। तीसरा आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन अंगों का नियमन करता है, उन अंगों को रेगुलेट करता है जिन अंगों की क्रिया पर हमारी इच्छा निर्भर नहीं करती, या जिन अंगों की क्रिया हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। स्वायत्त आप समझ रहे हैं, स्वायत्त यानी जो अपने आप चलते हैं, हमारी इच्छा उन पर निर्भर नहीं करती कि वो हमारी इच्छा से चले। जैसे हृदय है, हृदय हमारी इच्छा से नहीं धड़कता, वो कंटिन्यू काम करेगा ही करेगा। फेफड़े हैं, मूत्राशय है, अग्नाशय है, यकृत है, अमाशय है। क्लियर। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन अंगों की क्रियाओं को रेगुलेट करता है जिनकी क्रिया हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। तो जिन अंगों की क्रिया हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती उन्हें रेगुलेट करने का कार्य स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी आगे 2 भाग होते हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग है, कौन कौन से? एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। जो अनुकंपी है उसे
उसमें जो तंत्रिकाएं, इसमें भी तंत्रिकाएं हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी तंत्रिकाएं निकलनी है और ये तंत्रिकाएं उन अंगों तक जानी है जिनकी क्रिया हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में मरु तंत्रिकाएं सम्मिलित हैं, इसमें केवल और केवल मेरु तंत्रिकाएं, अनुकंपी के अंदर केवल मेरु तंत्रिकाएं हैं, कपाल तंत्रिकाएं इनमें नहीं हैं। इसमें परानुकंपी में मस्तिष्क और मेरु यानी कपाल व मेरु दोनों तंत्रिकाएं हैं। परानुकंपी में कपाल व मेरु दोनों तंत्रिकाएं हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कब काम करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तब काम करता है जब व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। जब व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी जब व्यक्ति को ऊर्जा खर्च करनी है तब अनुकंपी सक्रिय होगा। जब व्यक्ति को ऊर्जा खर्च करनी है, जैसे हृदय गति तेज होने पर, श्वसन गति तेज होने पर, सतर्कता में जब व्यक्ति सतर्क है, अलर्ट है, क्रियाशील है, तब वो ऊर्जा खर्च करेगा। ऊर्जा खर्च करते समय जो तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का जो भाग सक्रिय होता है ऊर्जा खर्च करते समय, वो है अनुकंपी। और ऊर्जा स्टोर करते समय जो भाग सक्रिय होता है, ये एनर्जी स्टोर करता है, ऊर्जा का संचय करता है। ऊर्जा का संचय करते समय जो भाग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का सक्रिय होता है वो है परानुकंपी। परानुकंपी क्या करता है? विश्राम अवस्था में क्रियाशील होता है। ये जब व्यक्ति रेस्टिंग स्टेज में आता है, जब सतर्क है तब तो अनुकंपी सक्रिय होगा, तब अनुकंपी सक्रिय होगा सतर्कता की स्थिति। तो जब हम ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं, यानी जब हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अनुकंपी, और जब हम ऊर्जा स्टोर करते हैं तो परानुकंपी। जैसे ये व्यक्ति जब विश्राम अवस्था में आ जाता है तब ये क्रियाशील हो जाता है और आँखों की पुतलियों को अपने आप सिकोड़ देता है। ये आँखों की पुतलियाँ अपने आप बंद होने लग जाती हैं, लार और पाचक रस बनने लग जाते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो परानुकंपी ऊर्जा स्टोर करते समय, अनुकंपी ऊर्जा खर्च करते समय। तो ये तंत्रिका तंत्र के भाग थे। अब जो हमने सबसे मेन जो डिस्कस करना है हमने, वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मेन भाग रखे गए हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। सबसे पहले तो हमें इनके कार्य पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर की बजाय कार्य से क्वेश्चन ज़्यादा निकलता है। जब हम लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरल साइंस संबंधी जैसे एसएससी है, पटवार है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चर से पहले फंक्शन पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात हम करेंगे मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले तो मानव मस्तिष्क की बात करें हम, तो मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
अब सबसे पहली बात करें हम अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क को आगे फिर 3 भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क को आगे फिर 3 भागों में क्लासिफाई किया गया। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस वापिस 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। इसका जो कार्य है, याद रखने का तरीका बता दूं आपको, जिस भी क्रिया की अनुभूति आपको दिल और दिमाग से हो रही है, हमें जो लग रहा है कि ये क्रिया हमारे दिल से हो रही है, ये क्रिया हमारे दिमाग से हो रही है, फील हो रहा है ऐसा, बाकी तो सारी क्रियाओं को मस्तिष्क ही चला रहा है, लेकिन जो क्रिया हमें ऐसा आभास हो जाए कि ये मेरे दिल से हुई है या मेरे दिमाग से हुई है, उसको कंट्रोल करने वाला प्रमस्तिष्क है। जैसे दिमाग से होने वाली क्रिया बता दूं, सोचना विचारना। अपने को पता लगता है कि मैंने सोचा है तो मैंने मेरे दिमाग से सोचा है, विचार किया है तो मैंने मेरे दिमाग से विचार किया है। हालांकि भूख, प्यास, ताप सारा कुछ मस्तिष्क ही कंट्रोल कर रहा है, पर अपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भूख मेरे दिमाग से लगी है। हम ये हमेशा यही सोचते हैं कि भूख जो है वो पेट में लगी है। क्लियर? तो जो दिमाग से हम लोगों का ऐसा आभास हो रहा है कि ये तो दिमाग से हुआ है, ये दिल से हुआ है। दिल से जैसे सुख दुख का अनुभूति, सुख और दुख का आभास जो है वो हमें दिल से होता है, तो वो सारा प्रमस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है। तो दिल से और दिमाग से जो हमें पता लगे कि ये दिल से और दिमाग से होने वाली क्रिया है, ज्ञान है, चेतना है, सोचना है, विचारना है, सुख और दुख की अनुभूति है, वो सारी कंट्रोल करने वाला प्रमस्तिष्क है। तो याद रखने का तरीका यही है कि दिल और दिमाग से जिस क्रिया की अनुभूति हो जाए वो प्रमस्तिष्क करता है। थैलेमस, थैलेमस जो है संवेदी और प्रेरक संकेत जो होते हैं वो इसी में से होकर क्रॉस होते हैं। तो संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र है ये, संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र है। अब क्या होते हैं संवेदी संकेत और प्रेरक संकेत? संवेदी संकेत और प्रेरक संकेत, अब देखो संवेदी संकेत क्या है। 2 तरह की तंत्रिकाएं होती हैं, एक संवेदी तंत्रिकाएं और एक प्रेरक तंत्रिकाएं। अब मान लो अंग से कोई सूचना आई, वो आएगी कहाँ? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क क्रिया करने के लिए जो निर्देश देगा वो वापस कहाँ जाएगा? अंग में। तो अंग से कोई सूचना आई मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क ने क्रिया करने के लिए जो निर्देश दिए वो वापस गए अंग तक। क्लियर? अंग से जो सूचना मस्तिष्क तक आती है वही सूचना संवेदी संकेत कहलाती है। संवेदी संकेत, अंग से आने वाली सूचना जो मस्तिष्क तक पहुंचती है वो संवेदी संकेत कहलाती है। इसको चलाने वाली तंत्रिकाएं जो होती हैं वो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। तो संवेदी तंत्रिकाएं वो होती हैं जो अंगों से सूचना लेकर मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक, या हम कह दें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, वो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। अब मस्तिष्क से जो सूचना, जो निर्देश है, अंग से सूचना आई मस्तिष्क तक, मस्तिष्क ने उस सूचना के प्रति अपनी जो भी प्रोसेस की वो प्रोसेस वापस जाएगी कहाँ? अंग तक। वो सूचना वापस जाएगी कहाँ? अंग तक। तो मस्तिष्क से अंग तक जो सूचना जाती है उसको प्रेरक संकेत कहते हैं, प्रेरक संकेत कहते हैं। और प्रेरक संकेत को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंग तक पहुंचाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन को सेंसर न्यूरॉन बोलते हैं और मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। संवेदी
तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिस्टम है सारा। तो अंग से सूचना का मस्तिष्क तक आना, अंग से जो सूचना मस्तिष्क तक आती है वो सूचना संवेदी संकेत, और मस्तिष्क से जो सूचना अंग तक जाती है वो प्रेरक संकेत कहलाती है। और ये सूचनाएं सारी थैलेमस के थ्रू होकर जाती हैं। तो थैलेमस जो है वो संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास, ताप, निद्रा, थकान और इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करना, वो भी हाइपोथैलेमस का कार्य है। तो भूख, प्यास, ताप, निद्रा और थकान का जो केंद्र है वो हाइपोथैलेमस। तो प्रमस्तिष्क का काम दिल और दिमाग से होने वाली क्रियाएं, जैसे सोचना, समझना, विचारना, सुख दुख के भाव आना, वो सारा प्रमस्तिष्क चला रहा है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और ताप, निद्रा और थकान का केंद्र है। अब आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जो है इसमें 4 पालियां होती हैं। 4 पालियां मध्य मस्तिष्क के अंदर, जिन्हें हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना 4 पालियां हैं। 4 पालियां जो हैं वो 2-2 में डिवाइड है। 2 पालियां और 2 पालियां, काम अलग है। 2 पालियों का काम अलग है, 2 पालियों का काम अलग है। 4 पालियां जो कि क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानी जाती हैं। ऊपर की 2 पालियां, ऊपर की जो 2 पालियां होती हैं वो देखने का काम करती हैं। ऊपर की 2 पालियां देखने का काम करती हैं, और जो नीचे की 2 पालियां होती हैं वो सुनने का काम करती हैं। तो ऊपर की 2 पालियां देखने का और नीचे की 2 पालियां सुनने का काम करती है। अब याद रखना तरीका बता दूं, आंखें कितनी हैं? 2। तो देखने के लिए 2 पालियां, क्योंकि 2 ही आंखें। सुनने के लिए 2 कान है तो 2 ही पालियां हैं। तो टोटल कितनी पालियां होगी? 4 पालियां होगी। मध्य मस्तिष्क में 4 पालियां हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जिनको बोला जाता है। और इसमें ऊपर के जो 2 पिंड हैं वो देखने के लिए, और नीचे के जो 2 पिंड हैं वो सुनने के लिए। यानी कुल मिला के दृश्य व श्रव्य संकेतों का केंद्र है ये। दृश्य व श्रव्य संकेतों का केंद्र मध्य मस्तिष्क। देखने और सुनने से संबंधित जो संकेत हैं, जो सूचनाएं हैं, वो मध्य मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है। 4 पालियां इसके अंदर हैं मध्य मस्तिष्क में। अब आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को फिर 3 भागों में बांटा गया है। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला, मेडुला ओम्लोगेटा। मेडुला ओम्लोगेटा या मेडुला ही बोलते हैं अपने जनरली। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला 3 भाग है पश्च मस्तिष्क के। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। अनुमस्तिष्क का कार्य ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन, ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण। जो क्रिया हमारी इच्छा से चलती है वो ऐच्छिक क्रिया है। जैसे पेन पकड़ना, मैंने जो स्केच पकड़ रखा है वो मेरी इच्छा से, इच्छा पे डिपेंड है, मैं छोड़ सकता हूँ इसको चाहूँ तो ऐच्छिक क्रिया है ये। किसी वस्तु को पकड़ना ऐच्छिक क्रिया है। सीधी रेखा में गति करना, ये भी ऐच्छिक क्रिया होती है। आपने कई बार देखा होगा, बच्चा जो है साइकिल जब चलाता है तो वो इधर उधर ऐसे टेढ़ी साइकिल चलाएगा, इंजॉय करता हुआ। वो उसकी ऐच्छिक क्रिया है। वो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, वो ऐच्छिक क्रिया होती है। तो अनुमस्तिष्क जो है वो ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अनुमस्तिष्क के द्वारा किया हो जाता है। जैसे किसी वस्तु को पकड़ना, सीधी रेखा में गमन करना, इसके अलावा साफ साफ लिखना।
साफ साफ लिखना भी हमारी अच्छी क्रिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, अपने कई बार क्या रफ़ कॉपी ली होती है, रफ़ कॉपी में अपने लिखना शुरू कर देते हैं, अपने गंदा गंदा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने यही बोलते हैं कि ये तो रफ़ कॉपी है। तो रफ़ कॉपी में साफ लिखने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि रफ़ कॉपी है तो मैं गंदा गंदा ही लिखूँगा, तो वो हमारा अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। क्लियर? व्यक्ति जब मादक पदार्थों का सेवन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल का सेवन कर लेता है या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर लेता है तो अनुमस्तिष्क ही प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो मस्तिष्क है वो अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग मादक पदार्थों का सेवन करते समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वो है अनुमस्तिष्क। इसीलिए शराबी देखो आप, वो चाहता है कि सीधी रेखा में चले, लेकिन अगर आपने शराब पीते हुए व्यक्ति को चलते हुए देखा होगा तो वो डगमगा कर ही चलता है। कभी इस साइड चला जाता है, कभी इस साइड चला जाता है, कभी इस साइड चला जाता है। वो चाहता तो बिल्कुल सीधा चलना है, स्टेप जब वो रखता है, पैर जब वो उठाता है तो वो सीधा चलना चाहता है, पर उसकी अच्छी क्रिया जो है वो नियंत्रण में नहीं रही उसके, यानी उसका अनुमस्तिष्क प्रभावित हो गया। अगर उसका अनुमस्तिष्क सही काम कर रहा होता तो बिल्कुल वो अपनी अच्छी क्रिया के अनुसार अपनी बॉडी को रेगुलेट करता, अपनी बॉडी को कंट्रोल करता, अपनी बॉडी का संचालन करता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो चलना बिल्कुल सीधी रेखा में चाहता है, पर क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क प्रभावित हो गया तो वो सीधी रेखा में नहीं चल पा रहा है, यानी वो अच्छी क्रिया नहीं कर पा रहा है। तो मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? वो अनुमस्तिष्क। अब आता है पोन्स। पोन्स जो है लैटिन भाषा का वर्ड है और हिंदी में इसे हम पुल कह सकते हैं, पुल, ब्रिज। पोन्स, पोन्स लैटिन भाषा का वर्ड है और हिंदी मीन इसका है पुल, और इंग्लिश में बोले तो हम कह सकते हैं कि ब्रिज। पुल क्या करता है? पुल दो पार्ट्स को जोड़ता है, इधर वाले को और इधर वाले को। अगर मान लो सेंटर में नहर चल रही है, इधर एक रोड है, इधर एक रोड है, तो उसके ऊपर से पुल निकाल देते हैं तो वो दोनों भागों को जोड़ देता है, दोनों सड़कों को जोड़ देता है। क्लियर? अदरवाइज नहर ने दोनों सड़कें अलग की हुई थी, तो नहर के ऊपर पुल बनाया होता है और उस पुल से दोनों वो सड़कें जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। तो यही पोन्स का काम है। पोन्स जो है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, ये पार्ट्स होते हैं। खैर अपने लेवल पर नहीं चर्चा करेंगे हम इसकी। तो विभिन्न भागों को जोड़ने का काम आपसे पूछा जाएगा, जैसे मस्तिष्क का कौन सा भाग विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है? तो पोन्स। पोन्स यानी पुल, तो विभिन्न भागों को जोड़ना। और फिर आता है मेडुला। मेडुला जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन मेडुला द्वारा किया जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, तो वो मेडुला, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण हो गया, लार बनना हो गया, भोजन का पाचन हो गया, ये सारा मेडुला कंट्रोल कर रहा है। जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं हो रहा तो वो तंत्रिकाएं हमने पढ़ी थी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बताया था मैंने आपको, तो वो सारा कंट्रोल करने वाला मेडुला है। तो अच्छी क्रिया का नियंत्रण अनुमस्तिष्क, अनच्छी क्रिया का नियंत्रण मेडुला। अनच्छी क्रिया जैसे लार बनना, रक्त दाब, हृदय के माध्यम से जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो भी अनच्छी क्रिया है। तो ये मेडुला द्वारा कंट्रोल की जाती है। क्लियर? अब आप देखें कि जैसे मध्य मस्तिष्क, अब आपसे पूछ सकता है मध्य मस्तिष्क किन दो भागों में? तो हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच, हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच स्थित होता है मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रायमस्तिष्क, दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क, दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क। पोन्स विभिन्न भागों को जोड़ना, मेडुला अनच्छी क्रिया, अनुमस्तिष्क अच्छी क्रिया, प्रायमस्तिष्क दिल और दिमाग, थैलेमस स्वेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र है, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप, निद्रा और थकान का केंद्र है। तो ये फंक्शनिंग है हमारे मस्तिष्क की। और मेरुरज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करता है। अब मैं जब आपको अगले वीडियो में तंत्रिका कोशिका की संरचना बताऊंगा तब मैं आपको प्रतिवर्ती क्रिया भी क्लियर करूंगा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और मेरुरज्जु की स्थिति क्या है हमारी बॉडी में। देखो मेरुरज्जु मेडुला के बिल्कुल नीचे से प्रारंभ हो जाता है
और हमारी पूरी मेरुदंड, जितने भी कशेरुकाओं से बनी है मेरुदंड, उस पूरी में ये फैला हुआ है। मेरुरज्जु जो है मेडुला से प्रारंभ होकर पूरी मेरुदंड में फैला हुआ है मेरुरज्जु। लगभग 45 से 50 सेमी लंबी संरचना है मेरुरज्जु। हमारी बॉडी में लगभग 45 से 50 सेमी लंबी संरचना मेरुरज्जु, जो मेडुला से प्रारंभ होकर पूरी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी तक फैली हुई संरचना है। 45 से 50 सेमी लंबी ये संरचना होती है। तो ये था मस्तिष्क। अब मैं एक बार डायग्रामेटिक आपको दिखा देता हूँ सारे पार्ट्स। वैसे आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है और फिर वर्किंग आपने ध्यान रखनी है। वर्किंग मैंने आपको सारी बता दी है कि इसकी क्या वर्किंग है। अगर डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क का डायग्राम है। ये मस्तिष्क का डायग्राम है। ये जो नेमिंग थी ये मैंने यहाँ से हटाई हुई है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये अग्र मस्तिष्क है, जिसमें ये जो वलन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले वलन, ये जो वलन आप देख रहे हैं सारे, ये इतना भाग, सारा भाग ये प्रमस्तिष्क है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। लगभग मस्तिष्क का 80 से 85% भाग प्रमस्तिष्क ही बना देता है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली, ये दूसरा बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क। ये सेकंड जो लार्ज पार्ट है मस्तिष्क का, अनुमस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क है। यहाँ स्थिति होती है थैलेमस की, यहाँ स्थिति होती है थैलेमस की, और ये स्थिति है हाइपोथैलेमस की। यहाँ हाइपोथैलेमस स्थित होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहाँ स्थित हैं। उसके बाद यहाँ होता है मिड ब्रेन। इस पोजीशन पर है मिड ब्रेन। ये पोन्स की पोजीशन है, ये पोजीशन है पोन्स की, और ये अनुमस्तिष्क हो गया, ये पोन्स हो गया, और ये पोजीशन है मेडुला की। और उसके बाद मेडुला के बाद जो है ये पोजीशन स्टार्ट हो जाती है मेरुरज्जु की। ये मेरुरज्जु यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मस्तिष्क की संरचना थी, जिसमें सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, यहाँ थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है, फिर मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क है, फिर उसके बाद पोन्स आ गए, पोन्स के नीचे मेडुला आ गया, और मेडुला के बाद स्टार्ट हो जाता है मेरुरज्जु, जो पूरी मेरुदंड में फैला हुआ है। और मेरुरज्जु का जो सबसे मुख्य काम है वो है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन, मेरुरज्जु। और इसका जो मुख्य काम है प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन। प्रतिवर्ती क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अग्र मस्तिष्क हो गया, जिसमें प्रमस्तिष्क जो कि सबसे बड़ा भाग है, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके बाद ये अनुमस्तिष्क, उसके बाद ये पोन्स हो गए, और ये मेडुला हो गया। तो ये मस्तिष्क के मुख्य भाग हो गए। स्ट्रक्चर आ गई आपके सामने। सबसे बड़ा भाग, दूसरा बड़ा भाग, ये आपने ध्यान रखने हैं। और मध्य मस्तिष्क की स्थिति ध्यान रखनी है कि हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच में, हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच में इसको माना जाता है। आप देख सकते हैं जो हमने फंक्शनिंग का वर्णन किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क के बीच में मध्य मस्तिष्क है। थैलेमस की स्थिति पूछ ले तो प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस के बीच में, पोन्स की स्थिति पूछ ले तो अनुमस्तिष्क और मेडुला के बीच में, और मेडुला की स्थिति पूछ ले तो पोन्स और मेरुरज्जु के बीच में, पोन्स और मेरुरज्जु के बीच में मेडुला है। तो ये थी स्टूडेंट मस्तिष्क की संरचना, फंक्शनिंग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की फंक्शनिंग। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ आया, तो कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद।